अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बड़ी बेसब्री से मेरे प्रोग्राम का इंतजार भी कर रहे होंगे। जहां पर मेरे प्रोग्राम का इंतजार हो रहा होगा, वहीं पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी का भी इंतजार हो रहा होगा। इंतजार की घड़ियां फाइनली खत्म होती हैं क्योंकि कल पहला दिन है मैच का, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच का, और आज चांद रात है। आज तो हम लोग यही प्रेडिक्शंस करने में सारा दिन हमने गुजार दिया है। कल न्यूजीलैंड जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, कौन अपना लोहा मनवाएगा। पाकिस्तान के मैदान है, कराची का मैदान है, कराची के लोग हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, और वो तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि स्क्वाड बेहतर है या नहीं बेहतर है। लेकिन हमने स्क्वाड के ऊपर रिलाई नहीं करना है क्योंकि हमें देखने हैं अपने स्टैट्स, हमें देखने हैं कंडीशन, हमें देखना है टॉस कंडीशन और तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने फाइनली ये फैसला करना है कि भाई हमें करना क्या है। क्योंकि न्यूजीलैंड से हम 2 बार मैच हार चुके हैं, डोंट फॉरगेट दैट। ट्राई नेशन सीरीज हमारे लिए एक नाइटमेयर था। हमने इतने खतरनाक अंदाज में अपने मैचेस हारे हैं कि मतलब उसके बाद तो एक तमन्ना होती है ना आपको कि नहीं यार आप जीत सकते हो, एक उम्मीद होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब पहले बॉलिंग भी करके देख ली, फिर बैटिंग भी करके देख ली, दोनों शोबों में नाकामी हासिल हुई। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को डिसअपॉइंट करना नहीं है और मेरा मकसद ये कहना नहीं है कि पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल नहीं है या एबिलिटी नहीं है। व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड के सामने जब आना है तो प्रेशर भी मुख्तलिफ होना है, हालात मुख्तलिफ होने हैं, कंडीशन वही होगी, मैदान भी वही होगा, तकरीबन लोग भी वही होंगे। लेकिन होगा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी मैच का एक प्रेशर पाकिस्तान पर होगा। और पाकिस्तान अभी तक जब से आप देखते आ रहे हैं आईसीसी के जितने टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने प्रेशर हैंडल कोई बहुत अच्छे तरीके से किया नहीं है। पाकिस्तान ने आईसीसी के जितने भी अभी तक टूर्नामेंट्स गुजरे हैं, स्पेशली बाबर आजम की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, जिसकी भी कप्तानी में आपने देखा है थोड़ा टफ टाइम हम पर आया है। ऑल्दो हम फाइनलिस्ट बने, सेमीफाइनलिस्ट बने, लेकिन प्रॉब्लम्स का शिकार हम रहे हैं। तो मैं अकेले बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे डेफिनेटली बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर फर्स्ट शो विच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अजलान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या हालात होने जा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जो ट्राई नेशन सीरीज़ थी डेफिनेटली हम उनसे फाइनल हारे, उससे पहले एक ग्रुप स्टेज का या एक लीग स्टेज का मैच हारे, लेकिन उस किस्म का प्रेशर, उस किस्म के स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं थे उस ओडीआई सीरीज़ में जिस किस्म के स्टेक्स अब इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज इट्स नाउ इट्स अ ट्रॉफी एट द स्टेक। डिफेंडिंग चैम्पियन है पाकिस्तान। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के आईसीसी इवेंट्स के अंदर डिफेंडिंग चैम्पियन होने का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से अच्छा नहीं है कि लास्ट टाइम जब हमने डिफेंस किया था तो हम क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। सो ये देखना होगा कि किस तरह से होता है। इंटरेस्टिंगली जब लास्ट टाइम की अगर बात करें तो 96 में भी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने से पहले हम न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज़ में बराबर हुए थे और आखिरी वनडे हम हारे थे। तो वो एक कनेक्शन हमारा है। दूसरा बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी इवेंट्स में नहीं जीता या जीता है, जो भी कहानी है। पाकिस्तान आज तक चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से नहीं जीता। 3 बार खेल चुके हैं, तीनों मरतबा हार चुके हैं। पे हाथ रख दिया। वो आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। हाथ पे रख दिया आपने, वैसे ही है। बट जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो बनते ही टूटने के लिए। सो उम्मीद की जा सकती है कल वो रिकॉर्ड टूट सकता है। देखिए, रिकॉर्ड टूटते तो हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान उन रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा या न्यूजीलैंड कुछ रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक इवेंट होस्ट कर रहा है अपने मैदानों में। मैं आज दोपहर में भी ये बात करी थी अपने प्रोग्राम में कि हमने देखा कि न्यूजीलैंड का एक प्लेयर पिच को ना बाकायदा अंदाज में उस वक्त के हिसाब से रीड करने की कोशिश कर रहा था, बॉल चेक कर रहा था, बाउंस कहाँ पर हो रहा है, डिफरेंट लेंथ पर उसने बॉल की करने की कोशिश की, कहाँ पर इसको बाउंस मिल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब हम अपने मैदानों में जब हम इस तरह की मतलब बॉलिंग करेंगे कि हमें वहाँ पर समझ नहीं आ रही है, हम पिच को मिसरीड कर रहे हैं, हम टॉस जीतकर फैसला गलत कर रहे हैं, उसके बाद क्या फिर भी हमारे दिल में एक तमन्ना रहती है कि नहीं पाकिस्तान टीम बेहतर फैसले कर लेगी अगर टॉस जीत जाती है, या अगर हमारे सपोर्ट आ जाती है पहले बैटिंग तो हम उसको कुछ बेहतर अंदाज में कर पाएंगे? देखिए, वन डे इज़ नॉट होल सीज़न। वो एक बुरा दिन था जिस दिन हम उनसे फाइनल हारे, वो एक बुरा दिन था जिस दिन हम लाहौर में उनसे हारे, बट दैट्स नॉट द होल सीज़न। उससे पहले कि अगर हम पाकिस्तान टीम की फॉर्म देखते हुए आए तो वो एक अच्छी फॉर्म चलती हुई आ रही थी। ये एक सेटबैक ज़रूर था बिकॉज हमारी टीम में कुछ तब्दीलियाँ आई जिसके नतीजे में टीम थोड़ी सी अनसेटल हो गई। लेकिन अब चूँकि इवेंट शुरू हो चुका हुआ है तो अब वो जो हो गया, अगर ऐसे हो जाता तो वाली बात हो जाएगी। तो ना अगर नहीं होना है ना तो की बारी आनी है। सो नाउ इट्स द टाइम कि पाकिस्तान टीम एक बड़ा इवेंट खेलने जा रही है, डिफेंडिंग चैम्पियन है, होस्ट नेशन है,
ऑल्दो होस्ट नेशंस का भी रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। आज तक कभी कोई होस्ट नेशन जो है वो नहीं जीती, श्रीलंका जीती थी, बट वो ऑब्वियसली बारिश की वजह शेयर हुआ था। सो देखा जाएगा किस तरह से होता है, बट जिस तरह से हम एक अरसे के बाद अपने मैदानों में इतना बड़ा एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं, वहीं पे हमारे खिलाड़ियों के लिए भी ये चैलेंज होगा कि अपने मैदानों में वो पहली मर्तबा इस किस्म का प्रेशर सिचुएशन में खेलेंगे। समटाइम्स होता है कि होम साइड एडवांटेज आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है, वो समटाइम्स उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। सो देयर आर मैनी थिंग्स इन्वॉल्व, बट जिस तरह से कहा जा सकता है कोई एक की प्लेयर हमारी टीम का शायद वो उस तरह से ना हो, 3-4 लोगों का क्या वो कहा जाता है कि हंटिंग इन पैक्स वाली चीज़ होगी कि 3-4 लोगों के कॉम्बो के थ्रू हम जीत सकेंगे। डेफिनेटली हमारा जो टॉप ऑर्डर है विच इज़ बाबर एंड फ़खर, दे होल्ड अ की, देन सलमान, अली आगा एंड रिजवान जिस किस्म की उनकी फॉर्म है, सो दे आर गोइंग टू बी अ की प्लेयर, एंड देन ऑब्वियसली हमारे बॉलर्स का फायर अप करना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल सही बात, आई टोटली एग्री विद यू। हम सुबह से काफ़ी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि कल कौन क्या करने जा रहा है, किसको क्या करना चाहिए, किस पर उम्मीदें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी पास्ट की बात करते हैं, आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि आप आज डिस्कस करेंगे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ अबाउट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड हेड टू हेड, तो ज़रा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एंगेज कीजिए। सो फर्स्ट टाइम इन दोनों का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुकाबला हुआ था वो नैरोबी में हुआ था। दैट वाज 2000 जब ये नॉकआउट हुआ करता था, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, न्यूजीलैंड से हमारा पहला मुकाबला था। उस वक्त तक हमारी एक इमेज बन चुकी हुई थी कि हम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में तो पकड़ लेते हैं, वो चाहे 92 का हो या 96 का वर्ल्ड कप का हो, तो वो एक, और टीम की उस वक्त फॉर्म भी थोड़ी अच्छी चलती आ रही थी, ऑल्दो वकार एंड शुएब वर नॉट पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड, बट फॉर्म अच्छी चलती हुई आई थी, लग रहा था कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान बीट कर लेगा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 252 रन बनाए थे, सईद अनवर का 100 था, रज़ाक स्कोर्ड समवट 48, वसीम भाई स्कोर्ड 30 ऑड रन, लेकिन हुआ यही कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर गया, तो हम 252 रन ही बना सके। उस वक्त के हिसाब से अगर आप कहें कि 252 बहुत था, बट वो ग्राउंड छोटी थी जहाँ पे था, तो यही हुआ था कि उन्होंने 6 विकेटों पे चेज कर लिया था। हाँ। उनके एक बॉलर होते थे शेन ओकॉनर, उनका फाइफर था इस मैच में। रॉजर टूज ने 87 रन बनाए थे, ग्रेग मैकमिलन हुआ करते थे, बड़ा उनका डिफरेंट सा स्टैंस हो जाता था अगेंस्ट द क्लैन, तो उन्होंने 51 बनाया था। नेथन एस्टल ने 49 किए थे। इंटरेस्टिंगली हमारी आज की टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, वो हमारे टॉप विकेट टेकर थे इस मैच में। ही टुक 4 for 65। सो ये हमारा पहला टाकरा था। देन अच्छा, हमारा जो इंसिडेंट है ना, उसमें शुएब अख्तर स्टोरी इन्वॉल्व है। इससे पहले वो इंजर्ड थे, 2006 में उनका बैन चल रहा था इलीगल सब्सटेंस के यूज़ की वजह से, सो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। सो यही, और हमारा हमने वो खेला था इंडिया में, सो मोहाली में, यहाँ से 242 किलोमीटर दूर हम हारे थे न्यूजीलैंड से। दैट वाज अ ग्रुप स्टेज मैच अगेन। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 274 रन बनाए, काफ़ी अच्छा स्कोर था, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग का 80 था, स्कॉट स्टायरस का 86 था। इंटरेस्टिंगली ब्रैंडन मैकैलम, जिन्होंने न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, इंग्लैंड की बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसफॉर्म कर दी, वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे इस मैच के अंदर। बट उनका जो स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा था। हमारी तरफ से कोई इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस उस तरह से देखने को नहीं मिली। उमर गुल के 2 आउट थे, रज़ाक के 2 आउट थे, बट रज़ाक बस स्लाइटली ऑन एन एक्सपेंसिव साइड उस वक्त के हिसाब से। आज के हिसाब से 10 ओवर में 60 इज़ प्रिटी ओके, जिस किस्म की मार लगती है। बिल्कुल सही बात है। आजकल के दौर में तो इंग्लैंड को आप देखते हैं कि वो 10 ओवर्स में मतलब 12 एंड ओवर आखिरी ओवरों में पढ़ना इज़ ओके। अब तो ये सिचुएशन हो गई है, बट हम हमारा स्टार्ट थोड़ा शेकी रहा। ऑल्दो हफीज़ स्कोर्ड 43 ऑन टॉप, यूसुफ स्कोर्ड 71, बट हमारा अगेन मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा, लोअर ऑर्डर नहीं सस्टेन कर सका प्रेशर, और हम 223 पे आउट हो गए एंड 51 रन से हम आउट ये मैच हारे थे। शेन बॉन्ड ने इस मैच में 3 आउट किए थे 45 रन दे के, एंड शेन बॉन्ड वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एट दैट टाइम। अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी उनके नए आने वाले फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह हमारे एक टाइम पे हर बॉलर वसीम अकरम का बॉलिंग एक्शन कॉपी करता था, अब न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं वो बड़ी हद तक शेन बॉन्डिश करते हैं। देन हमारा तीसरा मुकाबला हुआ था 2009 के सेमीफाइनल में। अगेन वो वाला तो शायद हमारी मेमोरीज में काफ़ी फ्रेश होगा, बिकॉज पाकिस्तान उस वक्त रेनिंग T20 चैम्पियन था, अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, एंड बड़ी एक्साइटमेंट थी उस मैच की, मुझे इतना याद है। एंड देन देयर वाज अ हार्ट ब्रेक कि हम वो मैच भी हार गए थे। इस मैच में ब्रैंडन मैकैलम ने ओपन की थी। पहली जो विकेट गिरी थी न्यूजीलैंड की, वो ब्रैंडन मैकैलम थे, गालबन 22 पे पहली विकेट गिरी थी। बट इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, वही मसला, बैटिंग ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर गया, हमारे कैप्टन ने कोई ख़ास स्कोर नहीं किया। देन हमारा ओपन को इतनी खास नहीं चल सकी।
उमर अकमल का 55 था, बड़ा इंटरप्राइजिंग 55 था। देन यूसुफ हेल्प्ड हिम आउट विद 45 रन्स। एन बटलर ने 4 आउट किए थे इस मैच में, और इनके कैप्टन थे डैनियल विटोरी हु टुक 3 विकेट्स फॉर 43। और बैटिंग साइड पे भी वही इंस्ट्रूमेंटल थे, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रांट एलियट की तो एक शानदार इनिंग थी 75 की, बट इट वाज डैनियल विटोरी ऑन दी अदर साइड जो कि एक बड़ी ग्रिटी इनिंग लेके चलते रहे। और इवेंचुअली न्यूजीलैंड को ने हमें हराया विद 5 विकेट्स इन हैंड। अभी 13 बॉल रहते थे। हुआ ये था कि हमारे से कुछ कैच ड्रॉप्स हुए थे कि जो कि इस किस्म के कैच ड्रॉप्स थे कि उनकी गूंज फिर यहाँ पे इक़्तिदार के ऐवानों में भी हुई। स्टैंडिंग कमेटी ने तलब कर लिया था यूनुस खान को, कुछ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात वगैरह भी लगे थे, जो कि इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें स्टोरी ये थी कि उस ज़माने में शोएब अख्तर की मुकदमेबाजी चल रही थी विद क्रिकेट बोर्ड, सो इसलिए वो हमारे स्क्वाड में उस वक्त नहीं थे। सो 3 मरतबा हमारे हैं, तीनों मरतबा नहीं था शोएब अख्तर स्टोरी। एंड अनफॉर्चुनेट के एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को फिर एक स्टैंडिंग कमेटी को जवाब देना पड़ा था कि भाईजान मैच फिक्स नहीं था। न्यूजीलैंड के साथ हमारी जर्नी हमेशा से बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, स्पेशली व्हेन यू हैव टोल्ड एवरीथिंग लाइक हियर। कुछ कमेंट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें निखिल का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि 2019 से अगर ऑनवर्ड्स आप देखते हैं तो पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। पाकिस्तान थ्रू आउट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये हुआ आई थिंक हमेशा से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में इट यूज टू बी वेरी नो ब्रेनर के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान जीत जाएगा, बड़े आराम से जीत जाएगा। इट यूज टू बी वेरी नो ब्रेनर। ये सरप्राइज हुआ करता था कि जब न्यूजीलैंड हमें हराता था 2000 का सेमीफाइनल, जैसे मैंने बताया कि तो वाज अ सरप्राइज के एक हमारी बड़ी स्टार स्टडेड टीम थी। मतलब अगर आप देखें कि उसमें अगर वसीम तो थे लेकिन वकार एंड शुएब नहीं थे, तब भी हमारी बड़ी, अगर उस टीम को एनालाइज किया जाए, बड़ी T20 टीम थी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 3 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर था उस टीम में, तो बड़ी T20 के स्टाइल की टीम थी। बट उसका हारना न्यूजीलैंड से वाज अ सरप्राइज। देन देयर वाज अ टाइम कि जब हम कई साल न्यूजीलैंड से कोई वनडे नहीं जीते थे। 2014 में एक जीते थे जिसमें यूनुस खान ने 100 किया था। उसके बाद से एक लंबा स्पेल था अप टिल आई थिंक 2018 जब हमने अपनी होम सीरीज़ में फिर उनसे एक जीता था दोबारा। बट उस दौरान न्यूजीलैंड की बड़ी डोमिनेंस रही थी। वो बीट वर्ल्ड कप मैच, बीट हम उनके मुल्क में जाके खेलते थे, वो हमें हरा रहे थे। 2019 के वर्ल्ड कप में देन हमने के बाद से अगर देखा जाए तो हमारा एक कमबैक रहा है। देन जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि फ़खर जमान जिस तरह से मैच को ले गए थे, तो वो एक फैक्टर है। और इस दौरान ये भी है कि हमने फिर बहुत फ्रीक्वेंटली खेला भी है न्यूजीलैंड के साथ। अब उसमें फ्लिप साइड ये है कि वो हमारी कंडीशंस को काफ़ी हद तक समझ गए हैं। वो उस दिन तो किसी ने ज़राए तफनन ये भी कहा था ना कि लग रहा है कि वो होम साइड है, जिस तरह से वो लाहौर में खेल रहे थे, उनको कंडीशंस की जिस तरह समझ आ रही थी। तो एक अच्छा होगा कंपटीशन, बिकॉज जिस तरह की फॉर्म न्यूजीलैंड की टीम की इस वक्त चल रही है, जिसका तरह का कम्बिनेशन उनका सेटल हो गया है, अब ये अंदाजा लगा कि चैपमैन की टीम में जगह नहीं बन रही है। वो अगर उसको टीम में डालते हैं तो मे बी उनको एक अपना विकेट कीपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इस तरह, और वो चैपमैन की इन कंडीशंस में जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, तो वो सवाब समझ के स्कोर करता है, स्टिल उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनका स्क्वाड कितना कंपेटिटिव है। इस चीज़ को देखते हुए, और जिस तरह से वो स्पिन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हमारी कंडीशंस में आके, नॉर्मली सीना कंट्रीज इतने नहीं नोन होते फॉर स्पिन, स्पेशली ये न्यूजीलैंड वगैरह। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक शेन वॉन विद देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एडम जैम्पा वाइट बॉल बहुत अच्छा करते हैं, बट न्यूजीलैंड यूजिंग स्पिन बॉलिंग दिस ग्रेट इज़ वेरी रेयर। प्रॉब्ली आई थिंक 92 में वो दीपक पटेल से ओपन बॉलिंग करवाना वाज अ थिंग, बट न्यूजीलैंड हमेशा से बड़ी अनऑर्थोडॉक्स किस्म की चीज़ें लेके आती रही है। सो देखना होगा कि किस तरह से होता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी, चूँकि हम 2 मैच हारे हुए तो शायद उसके हम एक बैगेज साथ लेके जा रहे हैं, बट मुझे ये वन साइडेड मैच होता नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज फाइनल भी बहुत वन साइडेड नहीं हुआ था। 5-10 रन ऊपर नीचे, एक आधा ओवर नीचे खींच लिया जाता तो वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था। मे बी आखिरी ओवर में जाके हम हारते। एक और सवाल आया है, निखिल ने ही किया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम सैंटनर को कैसे हैंडल करेगी। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बिल्कुल, बिकॉज सैंटनर जिस तरीके से वो बड़ी और ही इज़ एन ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड ही इज़ यूजिंग इट वेरी ऑर्थोडॉक्सली, बिकॉज वो बॉल को फ्लाइट दे रहा है, वो इनवाइट करता है बैट्समैन को कि आगे आके मुझे मारो, और उसमें फिर वो इन दी एयर रिसीव कर रहा है, विद द सरफेस रिसीव कर रहा है, एंड वो बड़ा सही जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे स्पिनर्स की चीज़ देखी जाए तो जो हमारा फुल टाइम स्पिनर है वो इज़ नॉट बॉलिंग एट हिज बेस्ट।
पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बट नो मिस्ट्री एट ऑल, पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बट वो पोटेंशियल शायद यूज़ नहीं हो पा रही है। फॉर्म अगेन वी आर अनफॉर्चुनेट कि हम एक बड़े इवेंट में एक स्पिनर को लेके जा रहे हैं जिसकी फॉर्म थोड़ी गड़बड़ है, बट हमारे पार्ट टाइम आर बॉलिंग बेटर। सो सैंटनर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। मुझे लगता है कि ब्रेसवेल और जो द अदर स्पिनर फिलिप्स इज आल्सो एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इम्पैक्टफुल, तो वो एक फैक्टर होगा। हमारे न्यूजीलैंड वाला मैच था स्पेशली फाइनल, उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि साउथ को टीम में डाला ही इसलिए गया कि वो स्पिन को अच्छी खेलता है। इट्स अनफॉर्चुनेट या अनलकी फॉर हिम कि वो स्पिन बॉलिंग के आने से पहले ही आउट हो रहा था। सो देखना होगा कि ये किस तरह से इसको हैंडल करता है। बिल्कुल सही बात है। असलान, देयर इज़ वन मोर थिंग, हम लोग प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एवरेज, और एवरेज के ऊपर एक कमेंट आया है मेहुल सिंह तोमार, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, तो वो ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की एवरेज 58 है। आई वाज डिस्कसिंग कि शायद विराट कोहली की जो करंट एवरेज है, जो उनकी आफ्टर द ओडीआई जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो दैट इज़ 46 to 48, लेकिन वो बता रहे हैं कि 58 एवरेज है विराट कोहली की। टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ कि बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओपनर्स के अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर वन डाउन आते रहे हैं, बाबर ने रन्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, मोर देन 6000, लेकिन ये है कि बाबर आजम की एवरेज कितनी रही है और वो पाकिस्तान के विनिंग एंड से कितनी फ़ायदेमंद रही है। और फिर अगर आप स्टार्ट में देखते हैं तो आप अगर बात करें इमामुल हक की, इमाम की भी 50 की एवरेज है। फिर आप फ़खर ज़मान को देखें, फ़खर ज़मान एक बहुत ज़बरदस्त ओपनर है, इमाम फ़खर की जोड़ी भी बड़ी पसंद की जाती रही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि आज अनाउंस जब किया रिजवान साहब ने कि बाबर आजम नहीं तब्दील हो रहे हैं, बाबर आजम अपने नंबर पर ही जो इस वक्त उनका नंबर है यानी 1 नंबर, वहाँ पर वो खेलने जा रहे हैं, देयर इज़ नो वन डाउन फॉर बाबर। तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, कितना सब्र करना चाहिए और कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? आई थिंक इट्स बेटर टू सपोर्ट हिम राइट नाउ रादर देन aggravating his pressure that he is already under. So उस चीज़ को देखते हुए ठीक है कि उसकी शायद एवरेज उस किस्म की नहीं होगी जिस किस्म की विराट कोहली की एवरेज है। अव्वल तो ये कंपैरिजन ही खासा अजीब सा हो जाता है, बिकॉज विराट स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट प्रॉब्ली बैक इन 2009 9-10 में भी। बाबर का करियर शुरू होता है 2015 में। सो जहाँ विराट कोहली के पास 15, 16, 17 साल के नंबर्स हैं, बाबर के पास अभी सिर्फ 10 साल के नंबर्स हैं, वो भी शायद कंप्लीट नहीं, वो इन मई कंप्लीट होंगे 10 साल के नंबर्स। तो वो उन नंबर्स को देखा जाए तो वो फिर एक कंपैरिजन फिर उस तरह से बनता नहीं है। बट अगर देखा जाए कि उनकी एवरेजेस थे या स्कोर्स थे, ठीक है कि वो एक बहस आ जाती है कि मे बी वीकर साइड्स के अगेंस्ट थे, बट अगर हम डीप डाउन अगर उनके नंबर्स की स्टडी करें तो वो अगेंस्ट बड़ी टीमें ही हैं। हाँ, वनडे फॉर्मेट में यस बाबर का स्कोर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रिलेटिवली ज़्यादा, बिकॉज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वनडे ज़्यादा ये क्यों कह दिया ये सच नहीं बोलना था, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट है। यही चीज़ अगर हम टेस्ट या T20 आईज में देखें तो बाबर के स्कोर ज़्यादा नहीं है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बड़ी टीमों के अगेंस्ट ज़्यादा स्कोर हैं। यहाँ पे भी ज़्यादा स्कोर इसलिए है कि एक टाइम तक उसने ज़्यादा वनडेज हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हैं। 5 मैचों की सीरीज़ हमने यहाँ खेली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे 5 की या 3 की 5 मैचेस की सीरीज़ हमने जिम्बाब्वे जाके खेली थी इन 2018। सो हमारे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैचेस होते थे। दूसरा, वनडे होते ही कम है, उसमें अगर आपके किसी एक टीम के अगेंस्ट नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा है तो इट्स नो ब्रेनर के आपके स्कोर उसमें ज़्यादा होंगे। रही बात विनिंग रेट की, तो बाबर आजम की स्कोर करने का या सेंचुरी का विनिंग कंट्रीब्यूशन रेशो ज़्यादा है एज कंपेयर, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो विनिंग साइड पे रही है। वो बहस अलग होगी कि वो छोटी टीम के अगेंस्ट स्कोर करता था, लास्ट सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट थी गालबन, हाँ नेपाल के अगेंस्ट ही थी, सो वो एक बहस है, लेकिन उसकी विनिंग कंट्रीब्यूशन रही है। इमाम के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, बट देन अगेन उसके पास नंबर्स हैं टू शो। अब आप ये कह सकते हैं वो प्रॉब्ली स्टैट पैडिंग कर रहा था, बट स्टिल देयर इज़ एन एवरेज। फ़खर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर। वो उस तरह का प्लेयर है कि वो 90 के स्ट्राइक रेट के ऊपर जाएगा तो दूसरी टीम को तबाह कर देगा, 90 के स्ट्राइक रेट से नीचे आएगा तो वो खुद आउट हो जाएगा। तो वो मतलब अगर तीनों का कंपैरिजन करने जाएँ सिर्फ इस बुनियाद पे कि तीनों की एवरेजेस क्या हैं, तो देखना होगा कि तीनों का टीम में रोल क्या है। इमाम हैज़ अ डिफरेंट रोल, फ़खर हैज़ अ डिफरेंट रोल, बाबर हैज़ अ डिफरेंट रोल व्हेन ही इज कमिंग वन डाउन। और बहुत ज़्यादा मैचेस उसने एज ए कैप्टन खेले हैं वनडेज़, और वो ऑब्वियसली उसका वहाँ पे भी डबल रोल हो जाता था कि उसने टीम को भी लेके चलना है, टीम को लीड भी करना है, और वो प्रॉब्ली वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो माउंटिंग इवेंचुअली ये हो रहा है कि वो एक टाइम के बाद उसकी एक फॉर्म की स्लम्प आई है कि हमें इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years के उसका कुछ 100 नहीं है। राइट।
कुछ और कमेंट्स हैं। जट बॉय कह रहे हैं, हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं ये जट बॉय, हमें 2024 से देखते भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी करते आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि मैं एक काम की बात बताऊं आप लोगों को। काम की बात ये है कि न्यूजीलैंड इंडिया को टेस्ट में इंडिया के मैदानों में हरा कर आ रही है। तो न्यूजीलैंड इज़ नॉट ईजियर। सबसे पहले तो ही मेंट टू सी दिस, ही मेंट टू से दिस। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी? ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा वो पिंचिंग थी। ठीक है। उसके बाद रॉकीज़ डायरी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग को कैसे टैकल करेगी। सो दीज बोथ आर द सेम क्वेश्चंस। बैट होगा हाथ, चल जाएगा, बैट होगा हाथ में और उससे वो खेलेंगे। ऑब्वियसली बैट चल जाएगा, कोई डांग सोटा या हजारबंद सिलाई लेके नहीं जा रहे। अच्छा, एक और कमेंट ये भी है, डेविड कह रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टीम की फील्डिंग को कैसे कंपेयर करते हैं? ये अगर डेविड बोमा तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो खुश हो गया था कि यार का कमेंट आ गया। यार उनका कमेंट मेरे लिए सवाल है। दिस इज गुड वन। देखिए कंपैरिजन इस तरह से नहीं है, बिकॉज दोनों का फील्डिंग यूनिट डिफरेंट है, दोनों की फील्डिंग की प्रोग्रामिंग बहुत डिफरेंट है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिन ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करते हुए आते हैं, जिन ग्राउंड्स में खेलते हुए आते हैं, उनकी तैयारी उस तरह से हो जाती है फील्डिंग की। हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, हमारी तो क्रिकेट शुरू गलियों सड़कों पे होती है, हम बॉल रोकने से ज़्यादा तो साइकिलों मोटरसाइकिलों से बचते फिरते हैं एंड इवेंचुअली फिर हमारी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, बल्कि उस दिन मैंने बताया, लेकिन इंडिया भी कुछ ऐसा ही है। आप गली की अगर क्रिकेट देखते हैं या आप अगेन गली क्रिकेट है, मैदान वहाँ पे एक वक्त में कुछ 27 मैचेस चल रहे होते हैं, समझ नहीं आती किसका गेंद कौन सा है। बट देन अगेन उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बहुत रोबस्ट है, वो बहुत रोबस्ट है। हमारी क्रिकेट भी स्ट्रक्चर पर आकर सख्ती का सख्ती है ना हमारे स्ट्रक्चर में। ये सख्ती है कि मेरी सख्ती के तहत हर 6 महीने साल बाद, मर्जी की बननी चाहिए। नहीं, मेरी सख्ती के तहत हर 6 महीने साल बाद स्ट्रक्चर ही चेंज होगा, ये सख्ती है हमारी। बात ये है कि हमारी, आप अंपायरिंग देखें, सबसे पहले अंपायरिंग का प्रॉब्लम ये है कि अंपायर्स हमारे प्लेयर से डरते हैं। आप विकेट देख लें, अपनी मर्जी की बनवाई जाएगी डोमेस्टिक में। जब आपने डोमेस्टिक से सीखा होता है ना एक कंफर्ट जोन, आपको लगता है कि यार मैं चाहूँगा तो ऐसी बन जाएगी, आपके लिए रन्स बनाने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर आप जब जाते हैं ना मुश्किल जगह पर, मतलब आपके होम ग्राउंड्स पर भी आपकी चल सकती है, बट यू आर एक्सपोज्ड व्हेन यू आर आउट ऑफ योर होम ग्राउंड्स। हम तो खैर अपने मैदानों में भी एक्सपोज हुए हैं अभी रिसेंटली। उसमें फिर मेरा वही आर्ग्यूमेंट आ जाता है ना कि व्हेन सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, तो वो फिर आपको रिजल्ट देगा। इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर विकेट्स प्लेयर अपनी मर्जी की एलिजिडली बनवा रहे हैं तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। देयर शुडंट बी एनीवन स्ट्रॉन्गर देन द सिस्टम। अगर सिस्टम अपना काम ठीक से कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको उसके साथ छेड़छाड़ भी फिर बहुत कम होगी। तो हमारे साथ मसला यही है ना कि जब एक सिस्टम इन प्लेस किया जाता है, जब उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं, उसको फिर लपेट के नया सिस्टम ले आया जाता है। कभी हम 6 टीमों के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी हम 600 टीमों के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं और कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा होता है। तो वो फिर बात आ जाती है स्टैंडर्ड्स की। तो अगर स्टैंडर्ड्स हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रॉपर सेट नहीं होंगे, और फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो प्रॉब्ली शायद हमारा मिजाज भी नहीं है उस तरह का। ऑल्दो हमने काफ़ी फैंटास्टिक फील्डर्स ओवर द ईयर्स पैदा किए हैं, और इस टीम को अगर हम कंपेयर करें हमारी प्रीवियस कुछ साइड्स के साथ, तो हमारी फील्डिंग क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। आई वॉन्ट से कि शायद अभी भी वर्ल्ड क्लास है, बट काफ़ी बेहतर है। पीपल लाइक साउथ शकील, सलमान अली आगा, इवन बाबर, रिजवान, हारिस राउफ, फॉर अ फास्ट बॉलर टू बी दिस काइंड ऑफ अ फील्डर इज एक्सेप्शनल। शाहीन ने अपने आप को एज ए फील्डर बहुत इंप्रूव किया। हारिस राउफ विद अ साइड पेन। ओके, दैट्स अ न्यूज़। That's a news that he is the part of playing 11. Okay, so this is a news. This is interesting because कल उन्होंने कुछ नेट प्रैक्टिस भी की थी, कुछ 80% बैटिंग की उन्होंने बॉलिंग की थी और 6 ओवर फेंके थे उन्होंने, 6 ओवर फेंके थे उन्होंने। रिजवान सेड। हाँ, अच्छा, इसी के साथ एक और कुछ और कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं साथ साथ ग्रेजुअली ऐड कर चुकी हूँ। हमारा पहला प्रोग्राम है, हमें अपने व्यूअर्स को आज टाइम देना है। आज तो अजलान और मैं ही बैठे हैं, ज़्यादा मसला नहीं है, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं हम। आमिर अंसारी कह रहे हैं कि विराट कोहली की 300s हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद राजेश बागरी कह रहे हैं कि बाबर आजम को ओपन करना सही फैसला है या नहीं, इस पर बात करते हैं राजेश। आमिर अंसारी ने एक और बात कही है कि अगर कल पाकिस्तान की बैटिंग आ जाती है तो हमें कितना स्कोर करना है, मतलब पाकिस्तान को कितना स्कोर करना है, और अगर न्यूजीलैंड को अगर पाकिस्तान फील्डिंग पहले कर लेता है तो फिर न्यूजीलैंड को कितने स्कोर पर रोकना होगा। तो पहले बाबर वाला जवाब दें या न्यूजीलैंड वाला? बाबर का ओपन करना कैसा है, मैं बारहा कहता आया हूँ कि इट्स काइंड ऑफ अ डबल एज स्वॉर्ड वाली सिचुएशन।
एक ऐसा पंट है कि जो अगर क्लिक कर जाता है तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, बट अगर वो क्लिक नहीं करता तो ऑब्वियसली उसका फिर नुकसान ये है कि आपका ऑब्वियसली ओपन आपकी अनसेटल होगी, मिडल ऑर्डर अनसेटल होगा। बट अगर बाबर आजम को ये इस माइंडसेट के साथ ऊपर भेजा जा रहा है कि ठीक है वो जाके इनिशियल पावर प्ले को डोमिनेट कर ले, सेटल डाउन हो जाए फॉर द मिडल ओवर्स और उसके बाद एक्सेलरेट करे, अगर ये चीज़ क्लिक कर जाती है तो बईद नहीं कि वो 200 भी कर जाए, बट ये भी बईद नहीं कि वो शायद 20 भी ना कर सके। सो मैंने कहा बड़ा वो ये चीज़ ऐसी है कि अभी चूँकि इस केस स्टडी का सैम्पल साइज सिर्फ 3 मैचेस का है तो कुछ बहुत बड़ी बात कह देना उन 3 मैचेस की बुनियाद पे, वो सैम्पल साइज इतना छोटा है कि मैं उसकी बुनियाद पे कोई डाटा एनालिसिस भी शायद उसका करने का लॉन्ग जर्नी बिहाइंड बाबर, लाइक नंबर 3 है ना, नंबर 3 बात आ जाती है कि नंबर 3 है, आपने ओपन के ऊपर एग्जैक्टली आई जस्ट गॉट योर पॉइंट कि आप नहीं कि नंबर नहीं है ना मेरे पास कि मैं तीन इनिंग उसमें एक मैच में वो थोड़ा क्लिक कर रहा था तो वो रिटर्न कैच हो गया। कौन सा नामवर प्लेयर अपने नंबर से हटकर खेलता है? आप देखें कि रिकी पॉन्टिंग, वी हैव अ ग्रेटेस्ट एग्जांपल, अपने नंबर की वजह से जाने जाते हैं। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने नंबर की वजह से जाना चाहते हैं? विराट कोहली पर एक्सपेरिमेंट किया, बट दैट वाज विराट कोहली हु मैनेज्ड इट टिल द लास्ट मैच। सौरव गंगोली, he was the best opener of his time और उसने अपनी जगह सेक्रीफाइस की थी बिकॉज वीरेंद्र सहवाग टीम में आ चुका हुआ था और उसको ओपन करवानी थी। अच्छा, आई वुड से फखर जमान एज वेल। फखर जमान के नंबर के साथ भी बहुत बार तब्दीली हुई है। एक टाइम ऐसा था कि फखर जमान ने कहा कि आई एम ग्लैड दैट इन फैक्ट आई एम प्लेइंग इन द टीम, मेरे लिए ये भी काफी है कि मैं टीम में खेल रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आई थिंक पहले T20 में 6-7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे और उससे पहले वो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ओपन कर रहे थे। न्यूजीलैंड वाला सवाल आया था जी, उन्होंने पूछा था कि अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिलती है तो कितना स्कोर होगा और अगर फील्डिंग मिलती है तो कहाँ तक रोकना चाहिए? आई थिंक अगर तो कंडीशंस की बात की जाए तो टोटली कंडीशन को असेस करते हुए, बिकॉज अगेन रिसेंटली 2 मैचेस का ही डेटा है हमारे पास। एक मैच में 300 बने थे और 300 चेज़ हो गए थे, दूसरे मैच में 250 भी नहीं बने थे और 250 से कम रन चेज़ करने भी थोड़े मुश्किल हो गए थे। सो अगेन दो डिफरेंट तरह के हमें वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले। तो अभी इसके ऊपर भी कुछ शायद मैं वसूख से ना कह सकूँ, बट अगर तो कंडीशंस फेवर करती हैं बिकॉज आउटफील्ड जो है वो इट्स लाइक बटर इन कराची, जो हमने दोनों मैचेस में देखा है कि जो आउटफील्ड में गेंद जा रही थी वो फिर जा रही थी। हाँ, अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है तो उसके नताइज फिर डिफरेंट हो जाएंगे। सो अगर तो कंडीशन फेवर कर रही हैं सो डेफिनेटली शुड गो फॉर 350। बहुत एम्बिशियस होगा फॉर पाकिस्तान बिकॉज हमारे साथ एसोसिएट नहीं किया जाता इतना बड़ा स्कोर कंसिस्टेंटली करना कि हम बनाए। अभी रिसेंटली हमने किया है, बट अच्छा वो भी एक हम पे आते हैं ना कि हम चेज़र शायद अच्छे नहीं है, बट रिसेंटली कुछ सालों से ऐसा है कि पाकिस्तान टीम चेज़ में बेहतर कर रही है। पहले बैटिंग करते हुए हम अक्सर इस चीज़ में स्टटर कर जाते हैं कि एक्चुअली क्या टारगेट हमारे माइंड में होगा, हम किस हद तक जाएंगे, किस हद तक नहीं जाएंगे। चेज़ के केस में हम आई वुड इंटरप्ट यू हियर, मुझे लगता है चेज़ में हम वहाँ अच्छे गए हैं जहाँ पर कंडीशंस बैटिंग के लिए आसान थी, जहाँ पर रन्स पहले बन गए बहुत ज़्यादा क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी और फिर हमें सपोर्ट मिली है। जहाँ पर बैटिंग मुश्किल हुई है वहाँ पर हमारे लिए रन चेस करना मुश्किल हो गया है, वेदर इट्स T20 वेदर इट्स ODI। आप देखें T20 के अंदर 120 बॉल्स के ऊपर 120 चाहिए था आपको भारत वाले मैच में, आप नहीं कर पाए थे बिकॉज मुश्किल थी, बैटिंग मुश्किल थी, बॉलिंग मुश्किल, उनसे भी तो 120 नहीं हो रहे थे। हाँ, लेकिन वो अगेन आई वुड से कि हमारी बॉलिंग अच्छी कंडीशन मुश्किल तो मतलब ये कि अगर एक तो कंडीशन आपको सपोर्ट करी, दूसरा बॉलिंग आपके उतना मतलब बॉलिंग भी थोड़ी मुनासिब सी हो तो आप कर जाते हैं चीज। हमारे कुछ जो चेजेस रहे हैं इन रीसेंट हिस्ट्री, स्पेशली अगर मैं सिर्फ ODIs की बात कर लूँ तो वो बड़े क्रेजी रहे हैं। वो बाबर आजम का 100 इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2019 वर्ल्ड कप, वो जिस किस्म की इनिंग्स थी, आई थिंक वो कमिंग ऑफ एज इनिंग्स थी जिसमें बाबर ने अनाउंस किया था कि आई हैव कम ऑफ एज चेज था, डिफिकल्ट कंडीशन में चेज था। दैन अफगानिस्तान वाले मैच में जिस किस्म का चेज हमने किया था इन 2019 वर्ल्ड कप, राशिद खान वाज स्पिटिंग फायर इन दैट मैच, लेकिन हमने उसको चेज किया था। दैन श्रीलंका के अगेंस्ट 2023 वर्ल्ड कप में हमारा चेज था, बड़ा बिफिटिंग चेज था। इसी तरह से अभी रिसेंटली जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेज किया है वो 300 रन्स का 350 से ज़्यादा रन्स का चेज करना पाकिस्तान के साथ अब एसोसिएट नहीं करते लेकिन कर लिया। सो वो एक चीज़ फैक्टर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए कि रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाहे T20 हो चाहे ODI हो, हम चेज़ में उस लेबल से हट के परफॉर्म कर रहे हैं जो लेबल हम पे लगा हुआ है कि पाकिस्तान आर नॉट अ गुड चेजर्स। अच्छा, एक और कमेंट था कि राजेश का ही कमेंट है, वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान को तैयारी कैसी करनी चाहिए?
ऑब्वियसली जीतने की तैयारी करनी चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। इसी टूर्नामेंट में लास्ट टाइम जब ये दोनों मुल्क खेले थे तो पाकिस्तान जीता था। चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान टीम ने ज़्यादा हराया हुआ है, आइदर 2004 वाली चैम्पियंस ट्रॉफी हो, 2009 वाली हो, 2017 का फाइनल हो। ठीक है, बीच में 2013 में हराया हमें इंडिया ने, 2017 में ग्रुप स्टेज का मैच हमें हराया इंडिया ने। सो अगर उस फैक्टर को लेके जाया जाए, ऑब्वियसली फिर उसमें क्रिकेट बहुत चेंज होगी। इंडिया की टीम इज़ रादर स्ट्रॉन्गर देन दे यूज्ड टू बी इन 2000s, बट ऑब्वियसली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे कल के मैच का रिजल्ट क्या आता है और परसों के मैच का रिजल्ट क्या आता है। ऑब्वियसली अगर दोनों टीमें मैच अपना जीत के आई होंगी तो उसका एक दोनों टीमों का माइंडसेट डिफरेंट होगा। पाकिस्तान के केस में थोड़ा सा ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा के आया हुआ होगा, बिकॉज जो इस वक्त बड़ी हद तक इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम लग रही है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश को हरा के आया हुआ होगा, तो थोड़ा सा वहाँ फ़र्क आ जाता है कि न्यूजीलैंड को हराना मे बी स्लाइट सम नॉचेज अप एज कम्पेयर टू बीटिंग बांग्लादेश, तो वो एक फैक्टर होगा। तो अगेन वन डे इज़ नॉट होल सीजन। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी टीम को हम सपोर्ट करेंगे, जीतना चाहिए, इसको आगे जाना चाहिए, सेमीफाइनल फाइनल खेलना चाहिए, लेकिन देन अगेन हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता अगर हिस्ट्री रिपीट करती है तो आज तक किसी टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं जीती जो होस्ट नेशन थी। फाइनल के लिए क्वालिफाई 3 मरतबा किया है, और वो भी श्रीलंका बारिश की वजह से जीता था और इंग्लैंड दोनों फाइनल हारा था। बात आपकी किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक नहीं बल्कि ठीक ही है। ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं। हाँ, आप ज़हनी तौर पर तैयार है, ये एक अच्छा एक्सक्यूज है। दोनों चीज़ों के लिए ज़हनी एक अच्छा एक्सक्यूज है, दोनों चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। लेकिन आई वुड से कि पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात हैं शुरू में। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये कि आपका मुश्किल मैच है न्यूजीलैंड के साथ, और आपकी न्यूजीलैंड के साथ कोई बैकग्राउंड गुज़िश्ता 2 मैचेस में अच्छी नहीं रही है। फिर उसके बाद आप अपनी कंडीशन से हट कर जा रहे हैं यूएई, और वहाँ पर जाकर आपको इंडिया के साथ खेलना है। इंडिया बांग्लादेश के साथ खेल कर आ रहा होगा और डेफिनेटली हरा कर आ रहा होगा। उसके बाद इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको अपनी कंडीशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आजमा चुके होंगे। क्राउड भी यूएई का काफ़ी हद तक जो है वो इंडिया की सपोर्ट में होता है। तो आप देखेंगे कि वो जो कॉन्फिडेंस जो इंडिया के पास होगा वो पाकिस्तान के पास वहाँ जाकर सडनली कंडीशन का भी एक डिफरेंस आएगा, और उसके अंदर वहाँ पर जाकर खेलना, फिर आप अपनी प्लेइंग 11 उस वक्त क्या बनाते हैं, मतलब आपकी आगे क्या प्लान होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप न्यूजीलैंड के मैच में फ़हीम को नहीं लेकर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इंडिया के मैच में आप कहीं नहीं यार फ़हीम बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। जबकि व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि अगर वो स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं तो आपको भी सोचना है कि आपको भी स्पिनर्स के साथ जाना है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट अ फ्यू थिंग्स विच आई थिंक कि पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा माइंड में रखना है, और बहुत ईजी नहीं होना है बिल्कुल भी। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरीके से इंडिया की टीम इंग्लैंड को भी हराती हुई आ रही है इन ए होम ओडीआई सीरीज़, उन्होंने बड़ी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, डंडी पट्टी हराया उन्होंने इंग्लैंड को, जिसमें हमने देखा कि एक जो क्वेश्चन मार्क चल रहा था विद रोहित शर्मा इन दिस फॉर्म, जहाँ पे उसने अच्छा स्टार्ट लिया एंड ही फिनिश्ड ऑफ विद 100। शुभमन गिल ने 100 किया। उनके जो तीनों ऑलराउंडर्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो फॉर्म इज़ ऑन देयर साइड, उनका कम्बिनेशन बड़ी हद तक सेटल्ड है। उनको सिंगल वेन्यू का एडवांटेज ये है कि वो चलो मैच ख़त्म हो गया, अब होटल छोड़ो, अब एयरपोर्ट जाना है, वो वाली खटपट उनकी नहीं है। एक ही जगह पे उन्होंने तीनों मैच खेलने हैं मिनिमम। सो वो एक एडवांटेज तो ऑब्वियसली उनके लिए है। हमारे लिए यही होगा कि हमने खेलना है, फिर बस पकड़नी है और अगली वेन्यू पे जाना है, उसको फिर बस पकड़नी है, उससे अगले वेन्यू पे जाना है। हमारे तीनों मैचेस डिफरेंट वेन्यू पे हैं। बट यही अगर हम बात करें तो इसी किस्म का एडवांटेज / डिसएडवांटेज इंडिया को भी था 2023 के वर्ल्ड कप में। उनका हर मैच एक नए वेन्यू पे था, बिकॉज दे वांटेड टू कि हर वेन्यू के ऊपर इंडिया की टीम का एक कम अज़ कम मैच हो जाए। तो वो भी ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रैवल उस किस्म का एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए, स्पेशली एट दिस लेवल। अगेन ट्रैवल फटीग होती है, सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगर आपके प्रोसेसेस इन प्लेस हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ऑन द गिवन डे कुछ भी हो सकता है। अगेन पाकिस्तान इंडिया के मैच में तमाम तर जो नंबर्स हैं, स्टैट्स हैं, जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो इंडिया के फेवर में जा रही होंगी, बट उस दिन उस मैच का प्रेशर ही डिसाइड करता है कि किसकी फेवर में मैच का रिज़ल्ट टिल्ट होगा। जो टीम प्रेशर हैंडल कर लेती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा हसन अली कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में होता ही है कि एक दफ़ा अगर आप प्रेशर में आ गए, आप कम बैक नहीं कर पाते, तो वो इनिशियल का प्रेशर ही होता है, अगर वो आपने हैंडल कर लिया फिर आपको कोई नहीं रोक पाता।
तो आपके स्क्रीन्स के ऊपर आपको अभी एक पोल शो हो रहा होगा जहां पर हमने मेंशन किया है कि कल पाकिस्तान जीतने जा रहा है या न्यूजीलैंड। तो अपने कमेंट्स, अपनी राय जो है वो उस पोल के जरिए हमें ज़रूर बताइए। वी वांट टू सी कि कितने एनर्जेटिक हैं पाकिस्तानी कि पाकिस्तान जीतने वाला है, और बाकी लोग जो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं वो कितने पुरुमीद हैं कि न्यूजीलैंड जीतने वाला है। ये भी हो सकता है वैसे, समटाइम्स इट्स क्रैम्प्स एंड समटाइम्स इट्स एक्टिंग के साथ, समटाइम्स इट्स विन एंड समटाइम्स इट्स लर्न। तो क्या हमने कुछ लर्न किया है या हम मतलब क्या करने जाएंगे सुबह? चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मरतबा लर्न ही किया हमने न्यूजीलैंड से। नहीं, लेकिन ये टीम थोड़ी डिफरेंट है। I hope it's win this time. I really hope because many people are predicting that as well. देखिए, ऑप्टिमिस्ट होने के फवायद ही होते हैं, पेसिमिस्ट होने के, ऑप्टिमिस्ट होने के नुकसान। Now I am clicking New Zealand. हाँ, ऑप्टिमिस्ट होने के ना नुकसानात ज़रा कम होते हैं, फ़ायदे ज़रा ज़्यादा होते हैं। सो दैट अगर आप नहीं के मुतालिक सोचते रहेंगे तो फिर नहीं हो ही जाएगा। उसमें सईद अनवर कहते हैं ना कि अगर तुम इस चीज़ से डर रहे हो कि मुश्किल गेंद ना हो जाए तो फिर मरी हुई विकेट पे भी तुम्हें मुश्किल गेंद होना शुरू हो जाती है। अगर तुम इस चीज़ से छुप रहे हो कि गेंद मेरी तरफ ना आ जाए तो तुम कहीं भी खड़े हो गए गेंद तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगी एज ए फील्डर। तो इफ़ यू आर पॉजिटिव यू कैन टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। अगर आप चीज़ में मनफियत ही निकालने बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट में जो कि बहुत कंपेटिटिव है, वर्ल्ड कप के केस में तो हम कह रहे थे ना कि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 9 मैचेस हैं, कमबैक हो जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच बड़ी हद तक एक क्वार्टर फाइनल की सी सिचुएशन है। सो अगर इस मैच में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर जाता है इंशाल्लाह तो हमारा एक बहुत बड़ा पड़ाव जो है वो हम अबूर कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। सो कंसिडर दिस मैच एज योर क्वार्टर फाइनल, बिकॉज इसमें जीतने के बाद आपके इम्कानात सेमीफाइनल में जाने के बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, बिकॉज देन यू हैव टू विन आइदर वन ऑफ द नेक्स्ट 2 मैचेस। आई वुड वांट टू विन ऑल 3 मैचेस, बट मेरे कहने से क्या होता है, मैं तो वैसे भी बचपन में सुपरमैन बनना चाहता था, मेरे चाहने से क्या होता है। बिल्कुल, जैसे आप सुपरमैन बनना चाहते थे वैसे ही आपने ये ख्वाहिश जाहिर की है। लेकिन असल में टीम कुछ ऐसी बनी है कि उसके ऊपर हमें डाउट्स तो हो रहे हैं, हमें नहीं हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर के लोगों को हो रहे हैं। लाइक आई वाज जस्ट लिसनिंग वन थिंग कि हर्षा भोगले का कहना था कि शादाब को होना चाहिए था। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट खुशदिल देन व्हाई नॉट शादाब? शादाब क्यों नहीं हो सकता है? डेफिनेटली अगर आपने मेरे से जब कुछ हफ्ते पहले जब मेरी टीम पूछी थी कि who do you think can come up as squad and can be playing, तो मैंने उस वक्त कहा था कि शादाब कैन बी अ गुड ऑप्शन, कि वो जो आपका एक गैप आ रहा है नज़र नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में, वहाँ पर शादाब कैन कम इन अगेन। शादाब अगर वहाँ पे एज ए बॉलर भी कंट्रीब्यूट अच्छा कर लेता है तो इस वक्त आई थिंक जितने भी ऑलराउंडर्स अवेलेबल हैं, बीट पेस ऑलराउंडर्स एंड बीट योर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, शादाब इज़ प्रॉब्ली योर बेस्ट ऑप्शन। खुशदिल शाह के केस में ये भी हुआ ना कि वो जिस टाइम पे वो वनडे में परफॉर्म कर रहा था हमने उसको ड्रॉप कर दिया और फिर अचानक उसको हम टीम में वापस ले आए, ऐसे टाइम पे लेके आए कि जब सारी तोपों का रुख उसकी जानिब हो गया कि भाई बाकी 10 भी तो कुछ नहीं कर रहे, बट उस बेचारे पे ज़्यादा तनकीद होने लग गई। सेम गोज़ विद फ़हीम अशरफ। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि भाई खिलाड़ी का कसूर नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो गया, उस बेचारे का क्या कसूर है, वो तो उसको कहा गया भैया वो खेलो, वो खेलने के लिए आ गया। The process खेले भी तो सही ना, इसीलिए वो खिलाड़ी है। Again, the process behind, अगर नहीं था तो फिर क्यों सिलेक्ट किया? प्रोसेस आपका गड़बड़ है। आपकी हमने कितनी दफ़ा सिलेक्शन कमेटी पे सवाल किया कि इन्होंने क्या किया, हम कह रहे हैं ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है। बात सिलेक्शन कमेटी की नहीं है। मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन एंकर और मुझे अगर कहा जाए कि फला चीज़ को आप होस्ट करें जाकर, और मैं कहूँ भाई मेरी तो डोमेन नहीं है, मैं कैसे होस्ट करूँ? नहीं, उसने ये तो नहीं कहा मैं नहीं जा रहा बैटिंग करने, वो जा रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे से कोई ब्लंडर हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। बिल्कुल, आई हैव टू जस्टिफाई माई पोजीशन। लेकिन यही बात है खिलाड़ी के लिए है कि वो कुछ भी खेल कर आ रहा हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, इफ ही इज अ प्लेयर एंड इफ ही इज एडेड इन द टीम तो उसको कुछ तो जस्टिफाई करना है ना। चलें, लेट्स पुट इट दिस वे, एटलीस्ट प्रैक्टिस ही कर लेना कुछ मैचेस में। लेट्स पुट इट दिस वे, अगर कल कला को खुशदिल शाह परफॉर्म कर जाता है तो क्या ये सब लोग पब्लिकली माफिया मांगेंगे जिन्होंने उसके पुतले जलाने लगाए? नहीं मांगेंगे, वो ये कहेंगे कि खुशदिल शाह ने उन सारी बातों की वजह से एहसास किया इस बात का कि उसको परफॉर्म करना है। बेसिकली यही है ना कि सक्सेस के बहुत सारे प्यो होते हैं, जो होता है हार जो होती है वो यतीम होती है। देखिए ये तो रियलिटी है, ठीक है, तो बात वही है ना, क्रिकेट में नहीं है कि हर चीज बात वही है ना, तब भी हम उसको क्रेडिट नहीं देंगे जिस तरह उस बेचारे का कसूर नहीं है ना। साइम अयूब को भी तो दिया था। इवन आई वाज द वन हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज साइम अ लॉट कि इसको क्यों इतने चांसेस दे रहे हैं आप, एंड व्हेन ही परफॉर्म्ड आई ओपनली ऑन स्क्रीन मैंने अप्रिशिएट भी किया और मैंने ये भी कहा
कि आई वॉज द वन, मैं आज भी ये बात सो मे बी उसमें जो पोटेंशियल उस वक्त के सिलेक्टर्स को नजर आ रही थी, वो पोटेंशियल वो पोटेंशियल शायद कुछ अच्छा वैसे सॉरी टू से हमारे सिलेक्टर्स ये उस दौर के सिलेक्टर्स नहीं है जो कभी टीम सिलेक्ट किया करते थे, कभी गुजरते हुए नजर पड़ गई। जैसे इमरान खान ने इंजमामुल हक को शामिल कर लिया टीम में, जैसे मुदस्सर नज़र सिलेक्ट करते थे, ये वो टाइम नहीं है। आज तो हम लोग बस ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी दूर की नज़र के उन्होंने कहा कि भाई क्या ही बात है। थोड़ा सा पोल पर नज़र डालते हैं। अभी तक हमारे पास 32 वोट्स आ चुके हैं और न्यूजीलैंड का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 71% है, पाकिस्तान का 28% है। अच्छी बात है। यहाँ से हम अपना आपके उड़ते हुए बालों से मुझे महसूस हो रहा है कि आपने शदीद गम लिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल गम नहीं लिया, मैं बल्कि खुश हूँ, बिकॉज जब हमसे उम्मीदें कम लगाई गई हैं ना, तभी हमने जो है उम्मीदों पे पानी फेरा है। तो वो ये उसी बच्चे की तरह है जो सारा साल नहीं पढ़ता और कहता है कि लास्ट में आके मैं तुम सबको झूठा साबित करूंगा, और अक्सर कर भी देता है। सो अगेन पाकिस्तान की टीम की जितनी भी सक्सेसफुल कैंपेन्स रही हैं इन ICC इवेंट्स, आई एम सॉरी बट 3 ही रही हैं, ज़्यादा तो हैं भी नहीं, बट उन तीनों में हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब पाकिस्तान की टीम मोमेंटम पिकअप करती है तो उसके वो पाकिस्तान टीम का ना केस ये है कि इसको ना नैरेटिव्स बहुत पसंद है, इसको मज़ा आता है कि कहानी अच्छी, जीते टूर्नामेंट तो जीते ना, लेकिन कहानी भी अच्छी होनी चाहिए साथ में। हाँ। इनको नहीं पसंद कि जाएं सारी दुनिया को हराएं और फिर अचानक से इनकी जो नैरेटिव चलता है ना, हाय मर गए मुक गए, फिर अचानक से एक बंदा उठता है कि नहीं अभी जिंदगी बाकी है। जैसे 2017 में हुआ था, 2017 में हुआ था, 2009 में हुआ था। 2009 में आप इनिशियल मैचेस देखें जिस किस्म के हम लोग हारे थे, हम लोग प्रैक्टिस मैच भी हारे थे। सही बात 2009 में 92 में हम प्रैक्टिस मैचेस हारे थे। हमारी एक प्रैक्टिस मैच हमें फहीम ने जितवाया था, बांग्लादेश वाला। जी, वो बिल्कुल उन्होंने जितवाया था और उसके बाद उनकी टीम में जगह बनी थी। अब ये भी अनफॉर्चुनेट है कि फहीम को उसके बाद किसी ICC इवेंट में नहीं खिलाया गया। इसी के ऊपर एक कमेंट है, आई एम वेरी ग्लैड कि जब मैं ये बात कर रही हूँ तो उस वक्त एक कमेंट आया, ड्रेविड कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर एक मैच में कोई परफॉर्म करता है ना, तो फिर अगले 40 मैचेस में वो परफॉर्म करता रहता है एज अ नॉन परफॉर्मर। हम लोग ना एक मैच के ऊपर भी डिसीजन ले लेते हैं, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डू यू एग्री विद दिस? लाजमी नहीं है। देखें कुछ केसेस में तो ऐसा है कि हमारे पास कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स आए रहे टीम में, टीम का हिस्सा बने। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, एक चीज़ होती है जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, इसको आई टेस्ट कहा जाता है। जो हम साइम अयूब के केस में कह सकते हैं कि नंबर्स उसकी फेवर में नहीं जा रहे थे, लेकिन वो आई टेस्ट में पूरा उतर रहा था कि यार वही वाली बात है ना कि यार ज़हीन है, मेहनत करेगा ना तो पास हो जाए, फर्स्ट पोजीशन ले लेगा। हाँ। ज़हीन मेहनत नहीं कर रहा, तो वो चीज़ थी कि उसको पूरा मौका दिया गया, उसको उसके स्टाइल से खेलने दिया गया। ठीक है तुम जाके शुरू के अगर बॉल थोड़े से पी भी लेते हो तो कोई मसला नहीं, बिकॉज बाद में तुम कवर अप कर सकते हो। तो उस चीज़ का फिर हमें रिजल्ट मिला इवेंचुअली। कुछ केसेस में ऐसे है कि कुछ लोगों को बारहा मौके मिले, वो नहीं परफॉर्म कर सके, तो वो देखना होगा। बट अगेन वही बात है ना कि इन सब लोगों के पीछे अगर हम फ़हीम अशरफ के कमबैक की बात कर लेते हैं तो फ़हीम अशरफ को 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा कोई ICC इवेंट नहीं खेलने को मिला। अगेन प्रॉब्ली उसका ड्रॉप होना, में परफॉर्म ना करना। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जवेद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि रिसेंटली एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था बाहर के मुल्क में, जहाँ पे युवराज बैठे हुए थे, शाहिद अफरीदी बैठे हुए थे और इंजमामुल हक साहब भी थे। और वहाँ पर शाहिद अफरीदी भाई ने कहा कि हमारे पास एक भी ऑलराउंडर नहीं है हार्दिक पांड्या जैसा, पाकिस्तान के पास इस वक्त स्क्वाड में एक भी नहीं है ऐसा ऑलराउंडर। दोनों उस एक वक्त में पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं, तो क्या उनको वजह भी बतानी चाहिए थी कि क्यों अभी तक वी हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस इवन वन ऑलराउंडर लाइक हार्दिक पांड्या। एक भी ऐसा प्लेयर हमारे स्क्वाड में शामिल नहीं है, क्या वजह है कि हमारे पास नहीं है वैसा एक भी प्लेयर? ये सवाल है मेरा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और हमें इतना तफसीलन और इतना बेहतरीन सवाल ड्रॉप किया हमारे लिए। एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया इनकी बात से, वो ये है कि समटाइम्स वो लोग अपना एक ओपिनियन देते हैं जिनके ऊपर फिर लोग बाद में कहते हैं कि आप भी तो थे इस मौके पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शाहिद अफरीदी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, आई एम जस्ट नॉर्मली सेइंग दिस कि ऐसा होता है। जैसे इंजमामुल हक साहब अगर बात करें कि हमारे पास ये क्वालिटी नहीं है, तो इंजमामुल हक साहब के पास तो मौका था,
वो प्रोड्यूस कर सकते थे 2023 में। आई रिमेंबर व्हेन ही रिटायर्ड एंड व्हेन ही वेंट बैक फ्रॉम देयर। लेकिन ये है कि उनको बताना चाहिए कि क्यों कोई प्लेयर नहीं निकल सका। हार्दिक पांड्या जैसा, मतलब इज़ अ वन प्लेयर। हम अगर इंडिया का या किसी भी कंट्री का पैट कमिंस देख लें, हम नहीं निकाल पाए। आप अभी रिसेंटली अगर आप देखें न्यूजीलैंड की टीम में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है केन विलियमसन ने, हम नहीं निकाल पाए। तो क्यों हम लैक करते आए हैं इस चीज़ में? अगेन वही बात आ जाती है कि शायद कंपैरिजन थोड़ा सा फ्लॉड इस तरह से हो जाता है कि हार्दिक पांड्या इज़ वन ऑफ अ काइंड जनरेशनल टैलेंट वाली चीज़। वो इस तरह की टैलेंट्स जो है ना बहुत कम होते हैं। तो अगर आप कहें कि जी हार्दिक पांड्या ही जैसा चाहिए तो उसी तरह की बात हो जाती है जिसमें किसी ज़माने में होती थी कि लांस क्लूजनर जैसा ही हमें ऑलराउंडर चाहिए या अब्दुल रज़ाक जैसा ही ऑलराउंडर चाहिए। इमेज बन जाती है ना एक माइंड में। आपको सलमान अली आगा इज अ लिटिल बिट, बट वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। हाँ। तो बड़े अरसे से अब्दुल रज़ाक के बाद से हमें कोई प्रॉपर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला। और उसमें ये भी हुआ है कि अगर कोई आया और उसने एक आध मैच में परफॉर्म कर लिया या 2 में परफॉर्म कर लिया तो हमने उसको नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक बना दिया। अब्दुल रज़ाक एक ही है, हार्दिक पांड्या एक ही है। अब आपको XYZ चाहिए होगा और उसको उसके ब्रांड के साथ करना होगा। फ़हीम अशरफ को बड़ी कोशिश की गई थी कोचेस की जानिब से कि इसको लांस क्लूजनर दिखा के थोड़ा सा लांस क्लूजनर बनाने की कोशिश की जाए। अब कामयाब हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है। फ़हीम अशरफ ही दोबारा अगर आ जाते हैं, फ़हीम अशरफ को उस वक्त टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया था जिस वक्त वो टेस्ट टीम के बेस्ट परफॉर्मर थे। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन के ये वाले जो मसले मसाइल होते हैं। बाकी रही बात इंजमाम के उस वक्त सिलेक्टर होने की, तो जिस वक्त वो सिलेक्टर थे तभी हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अगेन उनको उस वक्त एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था, एक प्रोसेस। और उस वक्त ऑब्वियसली जो कोच थे उनकी बड़ी से थी टीम के अंदर। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कैप्टन एट दैट टाइम और इस किस्म के मसले नहीं थे। अगेन जब आपका बोर्ड स्टेबल होता है तो उसके असरात होते हैं कि टीम भी आगे से स्टेबल परफॉर्म करना शुरू कर देती है। जब अगेन वो एक कंपनी की सी मिसाल ले लेना कि जिस कंपनी का एक यूनिट है उस पर आप बहस करेंगे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, तो आप ये देखें कि उस कंपनी का एज ए होल स्ट्रक्चर किस किस्म का चल रहा है। उसमें जो मसले चल रहे हैं, जो मसले मसाइल होंगे, इवेंचुअली उसका असर उस यूनिट पे भी आएगा। बिल्कुल सही। तो टीम का भी यही मसला है। अगर बोर्ड स्टेबल है, सिलेक्शन कमेटी स्टेबल है, मुझे तो काउंट भूल गया कि कितने सिलेक्टर तो पिछले 14 माह में तब्दील हो चुके हैं हमें। सो अगर आपके प्रोसेस स्टेबल हैं, बोर्ड स्टेबल है, सिलेक्शन कमेटी स्टेबल है, सो देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। अब से अगर सिलेक्टर को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि मैं कितने अरसे के लिए हूँ, एक मैच बुरा होने पे मुझे सैक ना कर दिया जाए, मैं क्या प्लान कर सकूंगा? इनसिक्योरिटी के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अगर जेन्युइन बात आप हम बात करते हैं कि हमारा 2000 वाला टाइम बड़ा स्टेबल था जब बॉब वुलमर वाज कोच एंड इंजमाम वाज कैप्टन। इनिशियली दोनों पे बड़ी तनकीद हुई थी कि ये क्या बात हुई, इंजमाम को पूरे 1.5 साल के लिए कप्तान अनाउंस कर दिया गया। और बॉब वुलमर को लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। लेकिन फिर ये देखा कि जब उनको एक लॉन्ग टर्म में उन पे ट्रस्ट किया गया था तो हमारी टीम टेस्ट में नंबर 2 भी आई। हमारी अगर स्क्वाड के अगेन मसले ना होते, हमारे प्रीमियर बॉलर्स जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म ना होते, हमारा बैटिंग ऑर्डर अनसेटल ना होता, तो मे बी 2007 वर्ल्ड कप का रिजल्ट डिफरेंट होता। मे बी 2006 चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट डिफरेंट होता विद आसिफ एंड शोएब अख्तर प्लेइंग, इंजमाम बीइंग इन द पार्ट। इंजमाम उस वक्त बैंड थे बिकॉज ऑफ जो इंग्लैंड टूर के दौरान जो हुआ था। बट अगेन चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। अब यहाँ पे कोचेस का बार बार तब्दील होना। अब बाबर आजम पे हम बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की फॉर्म ख़राब है, बाबर आजम के साथ स्कोर है। मुझे ये बताएं कि बाबर आजम जाके बात किससे करे? वो किसी एक बंदे के साथ बात करना अगर शुरू कर भी देता है बैटिंग कोच के साथ, तो अब ये देखें कि पिछले जब से उसकी फॉर्म गिरी है बैटिंग कोचेस कितने तब्दील हुए हैं। नहीं, लेकिन बात ये है कि बाबर आजम जितने रन्स बना चुका है, जिस किस्म का वो बैटर है, उसको कोचेस की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत रहती है। लेकिन वो सुनना चाहता है क्या? कोचेस की हेल्प चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि चलें अगर बिल फर्ज वो सुनना चाह रहा है, वो किससे बात करे कि उसको उसके बैटिंग कोचेस ही तब्दील इतने बार-बार हो जा रहे हैं। आई विल अगेन से कि दिस इज़ अ टीम वर्क। ये एक पूरे मुल्क की गेम होती है। मुझे आज भी याद है, मैं कई बार ये चीज़ कोट कर चुकी हूँ, शायद इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली हो, लेकिन ये है कि शुभमन गिल बीमार थे 2023 के वर्ल्ड कप में, और उन्होंने बताया कि व्हेन आई वाज सिक उस वक्त मेरे पास आए युवराज सिंह, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आए मेरे पास और उन्होंने आके मुझे गाइड किया कि हाउ आई सेटल डाउन और किस तरह से मैंने हैंडल किया चीज़ों को। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यू हैव टू मैनेज इट। तो आप ये देखें कि समटाइम्स यू नीड अ शोल्डर, और वो शोल्डर ज़रूरी नहीं है कि आपका कोच ही होगा ना, वो तो कोई भी हो सकता है। बाबर जिस किस्म का प्लेयर है या जिस किस्म का प्लेयर उसको बनाया जाता है, तो फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि यार बाबर को भी जरूरत है किसी। बिल्कुल रहती है जरूरत आपका, लेकिन ये चीज़ पे बाबर को सोचनी है। परफेक्ट तो सिर्फ दुनिया के अंदर एटलीस्ट कोई भी ज़ात नहीं है, ठीक है, परफेक्ट एक ही ज़ात है।
अच्छा अजलान, इसी के साथ हम वी आर रैपिंग अप द शो, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे एक 1-on-1 प्रेडिक्शन लेना चाहूँगी शुरू के 4 मैचेस की। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान। ओके, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। इंडिया। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। मुझे फीलिंग आ रही है इंग्लैंड, बिकॉज उनकी बॉलिंग पूरी है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पूरी नहीं है। ऑलराइट, देन हाउ कैन आई फॉरगेट द 5th मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान। वाओ, दोनों मैचेस से पाकिस्तान बोल दिया आपने। तीसरा भी पूछेंगे मैं पाकिस्तानी बोलूंगा। दिस इज ये थोड़ा बायस्ड हो गया, ये तो पाकिस्तानी वाला हो गया। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि जिस टीम को मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ हमेशा से, मैं एक बड़े मैच के लिए ये उम्मीद लगा, ये अपने मुंह से कह दूँ जी मुझे उम्मीद है हार जाएगा। आई कैन फील इट, लेकिन ये मेरी उम्मीद जो है ना, ये मेरा जो पैट्रियोटिज्म है ना, पाकिस्तान से जो मोहब्बत है ना, ये मेरी पता कब खराब हुई थी? ये मेरी यूएसए से हार के बाद हुई थी। टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द सुपर ओवर, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान नहीं हार सकता। मतलब आई रिमेंबर वी वर डूइंग द शो, हमारे पास आ रहे हैं लोग और इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मैच हार गया है, स्टॉप सपोर्टिंग, एंड आई एम स्टिल सपोर्टिंग, आई एम स्टिल सेइंग नहीं जीत जाएंगे, हार नहीं सकते, हार गए। मतलब उसके बाद तो फिर उम्मीद ही टूट गई। बट मैं यहाँ पे कोई एजिस्ट नहीं होना चाह रहा, बट आपने क्रिकेट फॉलो कब करनी शुरू की थी? मैंने क्रिकेट बहुत देखी हुई है, मैंने जब भी देखी है तब भी हम हारे। ठीक है, नहीं मैं सिर्फ ये उसके बाद बड़ा लंबा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा पहला जो हार्ट ब्रेक था वो 96 का क्वार्टर फाइनल था। तो मैंने तो बचपन से ट्रॉमे देखे हैं, तो मैं इतना ढीठ हो चुका हूँ ना। ठीक है, वो किसी को आई रिमेंबर कि मैंने एक दफा अपनी क्लास स्किप करके मैच देखा, पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, देन साउथ अफ्रीका को हमने हराया। उसके बाद पाकिस्तान का मैच था श्रीलंका के साथ, सेमीफाइनल था, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब वो श्रीलंका के साथ फाइनल में वही हुआ जो उन्होंने हमारे साथ किया था। वेस्ट इंडीज ने उनको हरा दिया, मगर ये मतलब वही था ना, उन्होंने अपनी मर्जी की विकेट बनाई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, वो मर्जी की विकेट फाइनल में अपने गले पड़ गई। अच्छा, फिर एक बार इसी तरह से हुआ, वहाब रियाज वाज बॉलिंग और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने, इंडिया के अंदर मैच हो रहा था और हमने पहली इनिंग्स में तो बड़ी शानदार, मतलब हमने ऐसी कमाल की फील्डिंग की। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी इनिंग्स में इंडिया जीत गया। तो फिर मैंने सोचा ये टीम ही जो है ना, इससे उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए, इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया फिर भी जीत जाता है। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कल से आपके साथ हम बाकायदा तौर पर इस वक्त बैठना स्टार्ट करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। मैच जारी होगा, इस वक्त तक तो ज़रा मज़ा आएगा डिस्कशन करने का, उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पहलू ऐड कर सकते हैं। लाइव मैच हमारे सामने होगा, उस पर कॉमेंट्स कर सकते हैं और आपके कॉमेंट्स ले भी सकते हैं। तो रज़लान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ मुझे और रज़लान को दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।